हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करता हूं जनरल स्टडीज का पोर्शन, जहां से आपको 30 क्वेश्चन पेपर 3 में बनेगा। अगर बात करें जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन के बारे में, वीडियो का पार्ट नंबर 15 रहेगा और इसका थोड़ा सा थंबनेल आपको अलग देखने को मिल रहा होगा क्योंकि पुराना वाला डिलीट हो चुका है, तो इसको नया बनाना पड़ा, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इसको। तो वीडियो का पार्ट नंबर 15 है, भर भर के इन्फॉर्मेशन है, मजा आ जाएगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लें। क्यूज वगैरह के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम। ओके, लेट्स गियर अप। बाकी पेपर का कोर्स को यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, जस्ट फॉर 199, 50% ऑफ में मिल रहा है। चेकआउट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वहाँ से छोड़ के मत जाइएगा, भर भर के इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मजा आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु वाज द फ्रंट रनर हु हेल्प्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट 1856। बोला जा रहा है कि वह कौन से पर्सन थे जो कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में बहुत योगदान दिए थे। वो पर्सन का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सेकंड में है गोपाल कृष्ण गोखले जी, थर्ड में है राजा राम मोहन रॉय जी, या फिर केशव चंद्र सेन। कौन थे? तो देखिए वो पर्सन थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे वह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 का, इसको भी याद रख सकते हैं, उसको जो है से पारित कराने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा था। ओके, तो आइडिया रख सकते हैं। बाकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बाद यहाँ देख लीजिए बाकी सारे ऑप्शंस को, आंसर तो हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे 1905 में जिसमें बंगाल विभाजन हुआ था, तो 1905 में जो क्या किए थे, एक जो है से आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे। दूसरा देख लीजिए राजा राम मोहन राय हैं, वो क्या किए थे 1828 में, है ना, 1828 में क्या किए थे, ये जो है से आपको ब्राह्मो समाज की स्थापना किए थे। ब्राह्मो समाज की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। और जो केशव चंद्र सेन थे वह भारतीय ब्राह्मो समाज की स्थापना किए थे ना, तो भारतीय ब्राह्मो समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और बाकी एक आता है, आपको देखने को मिला होगा आर्य समाज, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना जो है से किए थे दयानंद सरस्वती। 1875 में दयानंद सरस्वती जो थे से वो क्या किए थे, वह किए थे आपको आर्य समाज की स्थापना। 1875 में भी आपको पता होगा बिरसा मुंडा जी का बर्थ ईयर भी है ना, 1875। और 1900 में उनके वो जो है शहीद हुए थे 25 वर्ष में। और 1875 में बीएसई भी हुआ था, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना भी हुआ था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, आइडिया रख सकते हैं, कंड करके पढ़ा कीजिए। आंसर हो गया। बाकी एक चीज़ तो बच रहा है, यहाँ पे सारा समाज हो चुका है। एक बच रहा है प्रार्थना समाज। क्या बच रहा है? प्रार्थना समाज। तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग किए थे। कौन? आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। पुनः एक बार बताता हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे सती प्रथा का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 था, उसको जो है पारित कराने में महत्वपूर्ण योगदान था। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे 1905 में। राजा राम मोहन रॉय जैसे ब्राह्मो समाज की स्थापना किए थे 1828 में। ओके, ब्राह्मो समाज। और केशव चंद्र सेन जो थे भारतीय ब्राह्मो समाज की स्थापना किए थे। ओके, 1875 में दयानंद सरस्वती जैसे आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती किए थे आर्य समाज 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी इसी समय बना था और बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष भी यही है। जो आपको देखते हैं प्रार्थना समाज वो किए थे आत्माराम पांडुरंग। तो इतना सारा क्वेश्चन आपके लिए हो गया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा रहा था 1829 में, सती प्रथा था, आपको पता होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ यही काम किए थे ना राजा राम मोहन राय। ओके, तो सती प्रथा अगर पूछेगा तो राजा राम मोहन राय आप लोग लगा सकते हैं। 1829 का है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कस किया जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से इसीलिए बोलता हूँ, सुनिए। कथा प्रसंगम बोला जा रहा है, कथा प्रसंगम इज अ डिस्प्ले आर्ट ऑफ विच स्टेट। कौन सा, किस स्टेट का डिस्प्ले आर्ट है? कथा प्रसंगम जो है एक तरह से प्रदर्शन कला है। कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरला में, या फिर आंध्र प्रदेश में। तो देखिए कथा प्रसंगम जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह है केरला में। कहाँ पे है? केरला में जो है फेमस है, वही स्टेट जो कि सबसे ज़्यादा लिटरेट है इंडिया में। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, केरला। ओके, चलिए तिरुवनंतपुरम, इसमें लिख के दिखाइए तिरुवनंतपुरम का। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है तमिलनाडु ना, तमिलनाडु में एक थाई पोसम एक होता है आर्ट। ठीक है, थाई पोसम जो है से कला होता है। तो थाई पोसम में जो एक तरह से फेस्टिवल है, उत्सव है, तो थाई पोसम जो फेस्टिवल है ना, तो वह तमिलनाडु में किया जाता है। और यह मुरुगन के लिए है, जो गॉड मुरुगन का नाम सुने होंगे, तो गॉड मुरुगन की पूजा किया जाता है थाईपोसम में। तो यह इंपॉर्टेंट निकल के आता है तमिलनाडु से। केरला में कथा प्रसंगम भी वगैरह है। ठीक है, चलिए बाकी बहुत सारा तो आप लोग को पता भी होगा, जो क्लासिकल डांसेस वगैरह होते हैं वो निकल के आते हैं। ओके,
आंध्र प्रदेश से क्या निकल कर आया है, आंध्र प्रदेश से आया है आपका कुचिपुड़ी, क्या है, कुचिपुड़ी। और केरला से आपको निकल गया है कथकली एंड मोहिनीअट्टम, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु से आया भरतनाट्यम, तमिलनाडु से भरतनाट्यम निकल कर आया है, ठीक है। कथक जो है से आपका नॉर्थ जो है से कथकली जो है से आपको केरला में ही होता है ना। कथक जो होता है बिरजू महाराज जो रिलेटेड है, कथक जो है से आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, नहीं तो इसे नॉर्थ इंडिया लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया, तो आंसर हो गया केरला। चलिए केरल और तमिलनाडु के बीच में पालघाट पास भी पड़ता है ना, पालघाट पास। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से कुछ डिस्प्ले आर्ट है जो थाई जो अभी देख रहे हैं कथा प्रसंगम कुछ इस तरह से किया जाता है ना, तो आप लोग देख सकते हैं कथा प्रसंगम जो है इस तरह से कुछ परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, केरला में परफॉर्म किया जाता है। रैट होल माइनिंग इज अ फेमस माइनिंग टेक्निक ऑफ विच स्टेट, बोला जा रहा है कि जो रैट होल माइनिंग है वह किस स्टेट में जो है से मेनली रूप से किया जाता है, फेमस कहाँ पे है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में या फिर मेघालय में। तो देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा ये जो है आपका मेघालय में परफॉर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, मेघालय में इसको जो है किया जाता है रैट होल माइनिंग। आपको आइडिया बताते हैं कि कैसे किया जाता है। इस तरह से देखिए माइनिंग किया जाता है, कोयले वगैरह का निकाला जाता है, तो मेघालय में बहुत सारा जो है बार बार ना ये न्यूज़ में रहता है रैट होल माइनिंग। अगर पुराना टाइम से आप लोग फॉलो करते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह चाहे न्यूज़ वगैरह, तो देखे होंगे रैट होल माइनिंग के लिए जो है ये न्यूज़ में रहता था, क्योंकि इलीगल जो है माइनिंग वगैरह होता था, ठीक है, तो इसमें न्यूज़ में आते रहता था। तो यही मेघालय में यह चलता है, ठीक है। मेघालय हो गया, कैपिटल इसका शिलोंग हो गया। मेघालय में एक आपको प्लेस देखने को मिलेगा जिसका नाम है मासिनराम, विश्व में सबसे ज्यादा जो है आपको बारिश होता है ना। चलिए देखिए यहां से हो गया, आपको देखने को मिल रहा होगा, यही है आपका अच्छा हाँ, ये भी बताना भूल गया कि जो आप लोग को मेघालय में जो रैट होल माइनिंग होता है वह ज़्यादा फेमस है जयंतिया हिल्स में। कहाँ पे, जो जयंतिया हिल्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा फेमस है यहाँ पे ना रैट होल माइनिंग, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए सब नाम याद रखिएगा, जयंतिया हिल्स है। अब आप लोगों को जो ऑर्डर लगाने के लिए भी पूछ देता है ना, जयंतिया है हिल्स है, उसके बाद आपको खासी हिल है, ठीक है, वेस्ट खासी है और फिर गारो है। तो अगर ऑर्डर पूछे सबसे पहले जयंतिया आता है इधर से, अगर ईस्ट टू वेस्ट पूछे सबसे पहले जयंतिया आएगा, उसके बाद आता है खासी, उसके बाद आता है आपका गारो, ठीक है। तो जीके जी आपको ऑर्डर बताया था शायद एक बार, जीके जी, इस तरह से ऑर्डर भी याद रख सकते हैं, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट जाना होगा तो और ईस्ट टू वेस्ट जाना होगा तो, ठीक है, जे के जी या जी के जी, इस तरह से ऑर्डर भी पूछा जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, आप लोग तो आंसर देते नहीं हैं, ठीक है, पता नहीं आप लोग के लिए मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। तो आप लोग बताइए कि जो अभी मासिनराम बताया, जो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो प्लेस मेघालय में ही है, ओके। तो वह जो मासिनराम है वह कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट गारो में पड़ता है कि साउथ गारो हिल्स में पड़ता है कि खासी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है बताइए जरा, मासिनराम का बताइए कहाँ पे है। ओके तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा, यही है आपका रैट होल माइनिंग, इस तरह से होता है, ओके। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। अभी जो है से बढ़ता हूँ, देखिएगा जो कोल का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट देखने को मिलता है झारखंड में है, लेकिन अभी टॉप जो प्रोड्यूसर है कोल का वो अभी छत्तीसगढ़ है ना, नंबर 1 पे छत्तीसगढ़, सेकंड पे झारखंड है। तो झारखंड को टिक लगा के मत चलाइएगा, टाइम टू टाइम प्रोडक्शन अलग अलग चेंज होते रहता है, ओके। चलिए छत्तीसगढ़ टॉप पे है कोयला में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वेयर डू यू फाइंड अ प्लेस कॉल्ड जंगल महल। जंगल महल जो है कहाँ देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, आसाम में या फिर बिहार में, कहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जंगल महल है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है ना, तो वेस्ट बंगाल में जंगल महल देखने को मिलेगा, ओके, वेस्ट बंगाल। चलिए जंगल महल देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल। आप लोग देखिए कोलकाता में ईडन गार्डन भी है, क्या है, ईडन गार्डन भी है, ओके, फेमस क्रिकेट स्टेडियम है, हो गया आपका। और यहाँ पे कुछ कुछ नेशनल पार्क याद रखिएगा, पहला तो आपका हो गया सुंदरवन नेशनल पार्क हो गया, सुंदरवन नेशनल पार्क हो गया, और एक याद रखिएगा यहाँ पे न्यूरा वैली नेशनल पार्क है, क्या है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है, ओके, न्यूरा वैली नेशनल पार्क यहीं पे पड़ता है। बाकी आपको पिन वैली है देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, और एक कांगड़ा वैली है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा वैली आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है ना, ओके। तो इस तरह से कुछ कुछ राइमिंग देखने को मिलता है नेशनल पार्क, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। न्यूरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा वैली छत्तीसगढ़, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। आंसर हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ओके। तो यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है, जंगल महल। कुछ कुछ नेशनल पार्क यहाँ पे बता दिया, तो याद रखिएगा इसको भी। और वेस्ट बंगाल से भी जो है से आपको देखने को मिलेगा, रुकिए,
वेस्ट बंगाल से भी गंगा रिवर पास होती है। गंगा रिवर देखिएगा टोटल जो है 5 स्टेट से पास होती है, जिसमें वेस्ट बंगाल आता है, झारखंड, बिहार आता है, उसके बाद आपको बच गया आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे और एक उत्तराखंड। ओके, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ओके, पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही थे लेकिन ये अलग हो गया था 2000 ईस्वी में। ओके, तो 5 स्टेट है जिससे होकर गंगा रिवर गुजरती है। जंगल महल आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं, विच रिवर क्रॉसेस ऑल द 3 रेंजेज ऑफ हिमालय ड्यूरिंग इट्स कोर्स। बोला जा रहा है कि वह हिमालय की कौन सा नदी है, ठीक है, कौन सी नदी है जो अपने बहाव के दौरान हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है, रावी, सतलज, झेलम या फिर चिनाब। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतलज। ठीक है, तो सतलज रिवर जो है से हिमालय के तीनों श्रेणियों को काट कर निकलती है। अगर बात करें ये जो सतलज रिवर है कहाँ से निकलती है, तो आपको देखने को मिलेगा मानसरोवर से। मानसरोवर में आपको एक राकस ताल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एक जो है से राकस ताल होता है। तो राकस ताल से, ताल मतलब तालाब होता है एक तरह से बोल सकते हैं, तो राकस ताल होता है, वहाँ से निकलता है। उसके बाद अगर बात करें चिनाब के बारे में, ठीक है, तो चिनाब जो है से आपको बारालाचा पास से निकलता है ना, बारालाचा पास निकलता है। झेलम रिवर आपको पीर पंजाल रेंज से निकलता है, पीर पंजाल से। और जो रावी रिवर है आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है रावी रिवर। ओके, चलिए तीसरे कुछ चीज़ याद रख सकते हैं। सतलज रिवर जो है हिमालय के तीनों श्रेणियों को काट देती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच इज नॉट करेक्टली मैच। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है से मैच नहीं है। यहाँ पे ओलंपिक का रिंग क्यों लगाया हुआ है आपको पता चल जाएगा। बोला जा रहा है कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर। सही बोला जा रहा है या गलत। फर्स्ट रुकिए, बी आर अम्बेडकर हो गए। फर्स्ट जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बोला जा रहा है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा हुआ है, तो उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वह एनी बेसेंट थी। फर्स्ट ट्राइबल गवर्नर ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी थी। और फर्स्ट वुमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक साक्षी मलिक थी। ठीक है, तो इसमें जो है से कौन आपको देखने को मिलेगा, आपको गलत है पूछा है ना कि नोट करेक्टली मैच। तो देखिए आपको देखने को मिलता है जो गलत है, आपको पता चल रहा है इसमें जो गलत है वह ई नंबर गलत है। फर्स्ट वीमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक साक्षी मलिक नहीं, यहाँ पे कर्णम मलेश्वरी होना चाहिए। कर्णम मलेश्वरी जो है से ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 2004 में ना, 2004 में सिडनी ओलंपिक हुआ था। क्या हुआ था, सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। किसमें, वह थी आपका जो कर्णम मलेश्वरी थी वेट लिफ्टिंग थी ना, वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में जीती थी। साक्षी मलिक जो है रेसलिंग से रिलेटेड है, क्या है, रेसलिंग कुश्ती से रिलेटेड है। और ये भी फर्स्ट फीमेल है जो जीती थी ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन ये 2016 के ओलंपिक में जीती थी। क्या जीती थी, 2016 के ओलंपिक में जीती थी। इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ये भी ब्रॉन्ज जीती थी। ओके, तो फर्स्ट फीमेल है रेसलर जो कि एक मेडल जीती थी। ओके, रेसलर है। फर्स्ट फीमेल जो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में जीती थी वह थी आपका कर्णम मलेश्वरी। और ओवरऑल बात करें तो फर्स्ट फीमेल इंडिया का यही थी जो कि कोई मेडल लाई थी। ओके, 2004 का है, याद रखिएगा, सिडनी ओलंपिक। ओके, तो आंसर इसका साक्षी मलिक नहीं कर्णम मलेश्वरी होना चाहिए, तो यही आपका गड़बड़ है। ओके, तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ओके, तो साक्षी मलिक नहीं कर्णम मलेश्वरी यूज होना चाहिए। साक्षी मलिक 2016 में जीती थी तो फर्स्ट नहीं बनी है, तो आपका जो है यह जो है आपका रेसलिंग में बनी थी फर्स्ट वुमेन। ठीक है ना, ओवरऑल नहीं। बाकी फर्स्ट लॉ मिनिस्टर आपको भीमराव अम्बेडकर जी हैं, याद रखिएगा। संविधान जो आपका देखे थे आपको, ठीक है, तो उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके चेयरमैन थे। और आर्टिकल 32 को क्या बोले हैं, आर्टिकल 32 को यह संविधान का हृदय और आत्मा बोले हैं। ठीक है, और आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह का रिट जो है जारी किया जाता है। 5 तरह का रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है 5 तरह का। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलेंगे, जो कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे थे ना, जिनके बारे में आइडिया रखिएगा। और ऐसे हम लोग का जो डिप्टी पीएम का जो ना पोस्ट जो है से हमारे संविधान में मेंशन नहीं है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो एनी बेसेंट थी, इनके बारे में आइडिया रखिएगा, एनी बेसेंट थी। और यह जो थी 1917 में थी ना, 1917 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 1917 में कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, तो उसका जो है अध्यक्षता की थी यह। तो इनके बारे में आइडिया आप लोग जरूर रखें। फर्स्ट ट्राइबल गवर्नर रही द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ओके, तो यह झारखंड की राज्यपाल बनी थी, झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी। अब तो आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यह जा रही हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। अगर बन जाते हैं तो ये फर्स्ट जो है से आपको बने होंगे आदिवासी महिला जो है से राष्ट्रपति बनेगी। ठीक है, और ओवरऑल दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेगी आफ्टर
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद, ठीक है, दूसरी महिला होंगी। तो ये सब कुछ कुछ डेटा याद रख सकते हैं। बाकी हो गया सारा चीज़, तो देख लीजिएगा। अभी झारखंड गवर्नर रमेश बैस जी हैं जो कि 10वें हैं ना। चलिए ओके, इनका जन्म स्थान छत्तीसगढ़ था, ठीक है, किनका, रमेश बैस का ना, और त्रिपुरा के गवर्नर रह चुके हैं। यहाँ पे ओलंपिक रिंग है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ओलंपिक थोड़ा सा बात हुआ था तो बता दे रहे हैं आपको। कुछ कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, जैसे कि फर्स्ट नेशनल जो कांग्रेस हुआ था आपको याद होगा, यहाँ पे देख सकते हो बॉम्बे में हुआ था, 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था इस समय। 22वां हुआ था यहाँ पे कलकत्ता वगैरह में हुआ था 1906 में, 1907 में सूरत में हुआ था। सूरत में स्प्लिट आपको याद होगा ना, नरम दल और गरम दल निकल के आया था उसी समय है। बाकी देखिए 17 में कलकत्ता, तो यही 1917 में कलकत्ता है जो कि एनी बेसेंट फर्स्ट टाइम मिनिस्टर, तो फर्स्ट फीमेल है तो पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बेलगाम 1924 में हुआ था, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। 1900 बेलगाम जो कि महात्मा गांधी इसको हेड किए थे, बेलगाम ओके। और फिर कराची में हुआ था सेशन 1931 में, और जो 1939 में त्रिपुरी हुआ था जो कि आपको सुभाष चंद्र बोस जी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। बाकी जो चीज़ नहीं है मैं यहाँ पे बताता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट सेशन जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और झारखंड पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात कीजिएगा, जैसे एक है आपका 1929 का सेशन, तो 1929 का सेशन है लाहौर में हुआ था, लाहौर, ठीक है। उस समय आपको देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में किया गया था, और उस समय स्वराज की मांग उठाया गया था, इसीलिए, ठीक है, स्वराज का जो मांग है उस उठाया गया था, पूर्ण स्वराज, तो वही जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक बनता है 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन देख लीजिएगा। तो रामगढ़ इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह रामगढ़ झारखंड में पड़ता है, और उस समय जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद वो उसकी अध्यक्षता किए थे। तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, 1940 का और 1929 का। तो 2 चीज़ बता दिया, लाहौर में हुआ था या रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ इंपॉर्टेंट है झारखंड के पर्सपेक्टिव में। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 7 देखिए, ड्यूरिंग विच मूवमेंट तिलक वाज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य। बोला जा रहा है कि किस मूवमेंट के दौरान जो है से तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात किया जा रहा है, उनको लोकमान्य की उपाधि दिया गया था। वह कौन सा मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट था। तो देखिए जिस समय बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया था वह टाइम पीरियड था आपका होम रूल मूवमेंट ना। तो होम रूल मूवमेंट के बारे में यहाँ पे है, तो उसी समय जैसे इनको दिया गया था। होम रूल मूवमेंट 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के द्वारा शुरू किया गया था। फर्स्ट पर्सन तो आपको ऑब्वियसली देखने को मिल गया लोकमान्य तिलक जी, यानी कि आपको देखने को मिलेगा बाल गंगाधर तिलक को ही बोला जाता है। और दूसरा थी एनी बेसेंट, ओके, एनी बेसेंट पर बताया ना कि जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी, कांग्रेस का अध्यक्षता की थी 1917 में कोलकाता में, वही। और बाकी क्रांतिकारी आंदोलन 1920 में हुआ था। ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन देखिएगा 2 टाइम हुआ था, एक बार 1907 से 1917 में चला था, 1907 से लेकर 1917 तक चला था, ओके। और दूसरा जो है 1920 से स्टार्ट हुआ था, ओके। तो आइडिया रखिएगा इसको। 1917 में चंपारण आंदोलन भी हुआ था, और 1907 में सूरत स्प्लिट भी हुआ था, जिसमें नरम दल गरम दल। होम रूल तो समझ में आ गया। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, याद है, जिसमें बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, विदेशी कपड़ा वगैरह को आप लोग जलाने लगे थे, ओके। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ना, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। चलिए बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा 1942 में शुरू हुआ था, और ये 8 अगस्त को शुरू हुआ था, 8 अगस्त को। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और इसको में अगर जो आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 में, और उसके लिए ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया गया था। ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया गया था, जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको अरेस्ट करने के लिए ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ओके। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। बाकी उस समय जो आप लोग को गवर्नर जनरल तो कहना गलत होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल का पोस्ट तो आपको 1858 से ही खत्म कर दिया गया था, आपको पता होगा। 1858 से गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा दिया गया और वायसराय का पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उस समय वायसराय थे आपका लॉर्ड लिनलिथ गो ना। तो याद रखिएगा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान यही आपके वायसराय थे। तो आंसर हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। बाकी जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनके द्वारा याद रखिएगा 2 इंपोर्टेंट ना न्यूज़पेपर इनके द्वारा शुरू किया गया था, जो बाल गंगाधर तिलक है। एक था आपका केसरी और दूसरा था मराठा, ठीक है, केसरी और दूसरा मराठा। तो मराठा जो कौन से में था, तो मराठा जो था से मराठी में नहीं था, मराठा जो मराठा था से इंग्लिश में था, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, मराठी में नहीं था। ये जो केसरी न्यूज़पेपर था वह आपका देखने को मिलता है, वह मराठी में था। तो थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए गलत करके बताया, गलत मत कीजिएगा। जो मराठा था वह मराठी में नहीं था, इंग्लिश में था। केसरी मराठी में था, या महाराष्ट्र से बिलोंग करता था, मराठी आप लोग याद रख सकते हैं।
आंसर हो गया होम रूल मूवमेंट। आई होप कि बहुत सारा चीज़ मैं बता दिया, इसीलिए बोला था ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे सीख के जाने वाले हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं, व्हिच डेफिसिट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट इन द टोटल डेफिसिट ऑफ इंडियन बजट। इंडियन बजट के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। तो इंडियन बजट में जो है सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है कि कुल घाटे में किस बजट का जो है सबसे अधिक जो है किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। ठीक है, किस बजट का नहीं, किस घाटे का। ठीक है, किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इनकम एक्सपेंडिचर डेफिसिट, ओके, आय व्यय घाटा, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। तो देखिए जो आप लोग देखेंगे बजट आप लोग का जो होता है नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग करते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे आप लोग करते हैं प्रीवियस ईयर के, हम लोग का क्या क्या कितना कहाँ पे खर्चा हुआ। ठीक है, तो इसलिए करते हैं आप लोग। तो यह जो बजट वगैरह होता है गवर्नमेंट का, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो घाटा होता है उसमें राजकोषीय घाटा का जैसे बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। राजकोषीय घाटा का जो है से बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। अगर आप लोग बात कीजिएगा, मान लेते हैं 2022-23 के बजट के बारे में बात कीजिएगा, 2022-23, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो फिस्कल डेफिसिट था 6.4% था। क्या है, 6.4%। और नेक्स्ट ईयर के लिए तो इन लोग अनुमान लगा कर रखे हैं कि हम लोग जो है 6.9 जो है % रहने वाला है फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो इस वर्ष 2022-23 के लिए एस्टिमेटेड है। ओके, मतलब जो घाटा रहा था 6.4%, एस्टिमेटेड है 6.9%। तो आंसर हो गया राजकोषीय घाटा। बाकी आप लोग देखिएगा अभी जो बजट आपका 2022-23 का है उसमें जो 39.45 ना लाख करोड़ का बजट है आपका। ठीक है, तो इतना आपका 39.45 लाख करोड़ का बजट है, इसके बारे में याद रख लीजिएगा। ओके, और गवर्नमेंट का जो सबसे ज़्यादा जो आय का स्रोत होता है वो आपका जीएसटी से होता है ना। जीएसटी में कितने स्लैब हैं, टोटल 5 स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल को हेड कौन करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, जीएसटी डे कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। ठीक है, जिस समय आप लोग डॉक्टर डे भी मनाते हैं बीसी रॉय का जन्मदिवस पर। आंसर हो गया राजकोषीय घाटा। अच्छा, अब राजकोषीय घाटा आखिर होता क्या है, इरेज करके थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लोग जो है से आपका इनकम 10 रुपया है, क्या है 10 रुपया इनकम है, लेकिन आपने खर्चा कर दिया 20 रुपया, 20 रुपया थोड़ी ज़्यादा हो गया, 12 रुपया आपने खर्चा कर दिया, तो आपका जो है से घाटा कितना हो गया। तो घाटा आप लोग घटाइए कितना हो गया, तो घाटा हो गया 12 में से 10 घटाइए, तो आपका घाटा निकल गया 2 रुपया। तो ये 2 रुपया आपका घाटा हो गया। तो यही जो है फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी कि इनकम से ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर हो जाए तो वहाँ पे राजकोषीय घाटा होता है। ओके, तो इसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए। आंसर हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट। बजट नाम का कोई आपको देखने को मिलता है, कोई शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से है ना बजट के लिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर्टिकल 112 में आपको देखने को मिलता है। हमारे पार्लियामेंट में देखिएगा 3 तरह का सेशन होता है। ठीक है, तो बजट सेशन होता है, एक आपका देखने को मिलता है मानसून सेशन, और एक होता है आपका विंटर सेशन। ओके, जिसमें बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, जिसको याद रखिएगा, ज़्यादा टाइम तक चलता है। आंसर हो गया फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक द लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब मुझे लगता है एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो इनमें से कौन सा प्लैनेट है बताना है जिसमें सन के और चारों ओर घूमने में यह सबसे कम समय लगता है। एक्चुअली में यह जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ओके, जनरल साइंस में पूछा जाना चाहिए था, यहाँ पे जीके में चला गया है, तो मैनेज कीजिए इसको। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड जो है से घूमने में सबसे कम समय लेता है, मरकरी, यूरेनस, मार्स या फिर सैटर्न। तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा कम समय लेता है वह लेता है सबसे कम समय, वह है मरकरी। मात्र 88 दिन में जो है से अर्थ मतलब सन के चारों ओर घूम जाता है। ठीक है, यह प्लैनेट, इसके बारे में आइडिया आप लोग को होना चाहिए। अर्थ कितना दिन में घूमती है, 365 दिन में घूमती है। क्या कितना दिन में, 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। तो इतना टाइम लगता है इसको एक चक्कर लगाने में। इसीलिए देखिए 365 दिन एक्यूरेट नहीं है, 365 दिन और 5 घंटा 48 मिनट लगभग 6 घंटा हो गया। इसीलिए 6 × 4 की जगह कितना आ गया, 24, यानी कि 24 मतलब एक दिन। तो इसीलिए 4 साल के बाद जो 365 से 361 366 बन जाता है ना, इसमें एक ऐड हो जाता है। थोड़ा बहुत कुछ बेसिक चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी देख लीजिएगा। जुपिटर का ना देखिए जो सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, उसको 12 साल लग जाता है। अब 12 साल किसके तुलना में आप लोग करते हैं, अर्थ के ईयर से तुलना करते हैं आप लोग ना, कहीं भी तुलना करते हैं तो अर्थ के डे से आप लोग तुलना करते हैं कि कितना साल लग रहा है। तो 12 साल इसको लग जाता है सन के अराउंड घूमने में। ओके, और जो सबसे ज़्यादा लगता है वो है नेपच्यून का। किसका, नेपच्यून का 165 साल लग जाता है, 165 साल लग जाता है। ठीक है, चलिए
तो यही हो गया मरकरी। ओके, बाकी कुछ कुछ चीज़ बताता हूँ। यह सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है और सबसे गर्म यह नहीं है। सबसे गर्म आपको देखने को मिलता है वीनस। क्यों? क्योंकि उसका 95% जो एटमॉस्फेयर है वो CO2 गैस से बना है। ओके, और CO2 के चलते आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह गैस है, तो इसको गर्म करके रखा है। बाकी मार्स, इसको रेड प्लैनेट के नाम से आप लोग जानते हैं। और इसके दो आपको, वीनस का ना एक भी सैटेलाइट नहीं है, वीनस का और मरकरी का एक भी सैटेलाइट नहीं है। जो मार्स है उसके फोबोस और डिवोस 2 है। सैटर्न का देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है ना, जिसके बारे में तकरीबन आपको देखने को मिलेगा 81 या 82 के आसपास अभी है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यही सारा कुछ कुछ ऑर्डर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सन है, मुखिया जी हैं, पृथ्वी से 109 गुना बड़े हैं। यह 109 गुना यह बड़े हैं पृथ्वी से, आइडिया रख सकते हैं। इनमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, आइडिया रख सकते हैं, जिसके चलते एनर्जी निकलता है। अर्थ यहाँ पे थर्ड प्लैनेट है। ओके, थर्ड ऐसे देखिएगा थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन ऐसे अगर साइज वाइज बात कीजिएगा तो 5वां प्लैनेट है ना। सबसे बड़ा हो गया आपका जुपिटर, सेकंड में आपका आता है सैटर्न। ओके, सैटर्न के चारों रिंग है, इसको याद रखिएगा। और इसको ना जो वाटर में तैरने लगता है, इसका डेंसिटी बहुत कम है। और हाँ, जो आपका मून है, कौन सा मून, जो आपका मून है, पृथ्वी का मून जो है, उसको आप लोग फोसिल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। फोसिल प्लैनेट बोला जाता है चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। जो बोला जाता है एक गिल्ट एज्ड मार्केट, बोला जाता है कि जो गिल्ट एज्ड बाजार है वह किससे रिलेटेड है बताइए। ओल्ड एंड टोर्न आउट करेंसी नोट, यानी कि बोला जा रहा है कि जो कटे फटे पुराने नोट्स हो जाते हैं, ओके, उससे रिलेटेड है। गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स रिलेटेड से रिलेटेड है। ओके, तो किससे रिलेटेड है? तो आप लोग को देखने को मिलता है जो गिल्ट एज मार्केट है, उसको जो है ना से आपको जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज होता है उससे रिलेटेड है। तो इसमें आप लोग का गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होता है उसका परचेजिंग और सेलिंग होता है, तो उसको आप लोग बोलते हैं गिल्ट एज मार्केट। थोड़ा सा याद रखिएगा। और आपको तो आइडिया भी हो गया, आरबीआई के द्वारा ऐसे किया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह का सेलिंग किया जाता है आरबीआई के द्वारा। उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, ओपीओ शॉर्ट में इसको बोलते हैं। ओके, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में यही होता है, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको सेल वगैरह किया जाता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, आरबीआई जितना भी गवर्नर जो बैंक है, सब बैंकों का क्या है, सब बैंकों का यहाँ पे कर्ता धरता है, यानी कि पिताश्री यही है। ठीक है, सबका देख रेख यही करता है आरबीआई। बाकी आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, और इसका नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया था। लेकिन जो मेजर 14 बैंक है, जो कि आपको लोग बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, 1969 में जो है 1969 में जो है से आपका जो मेजर बैंक थे 14 मेजर बैंक, उनका जो है नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। आरबीआई का 1949 में हुआ था। आरबीआई के फर्स्ट जो गवर्नर देखने को मिलेंगे वह थे आपके सर ऑसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट जो गवर्नर थे वो अंग्रेज थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। ओके, तो सीडी देशमुख थे। ओके, तो सीडीडी हो गया। सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया। इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, नेम द मुगल रूलर अगेंस्ट हुम अ फतवा वाज इश्यूड फ्रॉम जौनपुर। बोला जा रहा है कि जौनपुर से एक फतवा जारी किया गया था, किसके खिलाफ? कौन वो मुगल इंपरर थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो देखिए, एक फतवा जो जारी किया गया था वह जौनपुर से किया गया था। वह पर्सन थे मुल्ला सजदी। ठीक है, तो मुल्ला सजदी के द्वारा जो है से जारी किया गया था फतवा अकबर के अगेंस्ट। ठीक है, तो इनको बोला जाता है कि मुस्लिम नहीं हो, तुम लोग बहुत उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो। तो इस तरह का फतवा इनके द्वारा जारी किया गया था मुल्ला सजदी के द्वारा। ठीक है, अब यह थे पर्सन किनके खिलाफ था? तो अकबर। ठीक है, अकबर, जलालुद्दीन अकबर नाम सुने होंगे। मुगल एम्पायर के थर्ड बादशाह थे। ठीक है, सबसे पहले बाबर आए थे, फिर हुमायूं, फिर अकबर। ओके, उसके बाद अकबर के बाद आपको आए थे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब वगैरह इस तरह से आए थे। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा, ये सब कुछ कुछ आइडिया है। ओके, चलिए याद रखिएगा। जहांगीर जो थे ऐसे नाया की जंजीर लगाए थे। और यह जो आप लोग देख, सिख के कौन से गुरु थे? सिख के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उनको जो है यहाँ पे फांसी पे लटका दिए थे, आइडिया रखिएगा। और जो औरंगजेब था सिख के 9वें गुरु, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, उनको जो है आपको जो है मौत के घाट उतार दिया था। तो आइडिया रखिएगा कुछ कुछ। ओके, तो अकबर आंसर आपका हो गया। अकबर मात्र 13 साल की उम्र में बादशाह बने थे। अकबर को जो है पढ़ा लिखा नहीं था। ओके, तो ये जो है से अकबरनामा जो है से अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था ना, अबुल फजल। और बाबर अपना जो है बाबर अपना जो बायोग्राफी खुद लिखे हैं, बाबरनामा। ठीक है, याद रखिएगा। तो बाबर खुद लिखे हैं, अकबर नहीं लिखे हैं।
ये सब कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए। आंसर हो गया आपका अकबर। अकबर का टाइम पीरियड कितना था? अकबर का टाइम पीरियड देखने को मिलेगा कुछ 1556 से लेकर 1605 था ना, 1556 से लेकर 1605 तक इनका टाइम पीरियड रहा था। ओके, चलिए आंसर हो गया 1556 में। आपको क्या हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई भी हुआ था, याद रखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई भी हुआ था 1556 में ही। क्वेश्चन 12 देखा जाए, हु आर द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली टू इम्पोज घड़ी और हाउस टैक्स। बोला जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा किंग था जिसने क्या किया था? घड़ी टैक्स को, घड़ी जिसको आप लोग गृह वगैरह हाउस टैक्स बोल सकते हैं, तो वह जैसे प्रथम सुल्तान था जिसने गृह टैक्स लगवाया था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक, कौन थे? तो देखिए आंसर हो जाए आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो गृह टैक्स लगाने वाला, हाउस टैक्स लगाने वाला जो बादशाह था वह था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी एक तरह का चराई कर आप लोग सुनेंगे, चराई कर, जो चराते हैं जो पशु वगैरह को, उस पर भी टैक्स लगाने वाला यह लगाया था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है, ऐसे आप लोग को आइडिया होगा, यह जो है मार्केट कंट्रोल सिस्टम के लिए भी फेमस है, यानी कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था उसके लिए यह फेमस है अलाउद्दीन खिलजी। ओके, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। और यह अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, सिकंदर सानी खुद को कहता था। तो आपसे पूछे जाए कि दूसरा सिकंदर के नाम से कौन फेमस है? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए बाकी एक चीज़ देख सकते हैं, इनके दरबार में अमीर खुसरो जी थे। अमीर खुसरो का नाम सुने हैं? अमीर खुसरो के नाम सुने होंगे, जिनको आप लोग पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही थे। ओके, बाकी यहाँ पे देख लीजिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टोकन करेंसी लाए थे ना, टोकन करेंसी ब्रांज वगैरह कॉपर वगैरह से बना था टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी लाए थे यह मोहम्मद बिन तुगलक। और इस एक चीज़ के लिए और फेमस है, यह कैपिटल जो है दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिए थे, तो इसके लिए भी फेमस जैसे हैं यह, इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। 1327 में यह काम किए थे ना, 1327 में कैपिटल शिफ्ट किया गया था इनके द्वारा। बाकी जो फिरोज शाह तुगलक हैं, आपको आइडिया होगा, या कैनल वगैरह आप लोग पता होगा, याद होगा कैनल, जो नहर प्रणाली होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये जाने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। ओके, बाकी एक बलबन बच गया ना, बलबन। तो बलबन जो थे वह आपको देखने को मिलेगा, जो सिजदा प्रथा था ना, सिजदा प्रथा, सिजदा एक तरह का सैल्यूटेशन होता है, तो जो सिजदा प्रथा, सिजदा और पैबोस प्रथा भी है, पैबोस भी नाम से है, तो सिजदा और पैबोस प्रथा जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज बता दिया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया। बाकी दिल्ली सल्तनत से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो किंग है उसका ऑर्डर लगाने के लिए आता है कि कौन पहले आया। ठीक है, तो देख लीजिएगा, सबसे पहले आपका आया था गुलाम वंश, यानी कि मुमलुक डायनेस्टी। ठीक है, गुलाम वंश बोल सकते हैं, सेलेब डायनेस्टी, मुमलुक डायनेस्टी सब एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले सेलेब डायनेस्टी आया। ठीक है, उसके बाद आया खिलजी, क्या आया? खिलजी आया, उसके बाद तुगलक। ठीक है, उसके बाद आया आपका सैयद आया, उसके बाद सैयद, और उसके बाद लोधी। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक है, सेलेब डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, उसके बाद आया तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। लोधी, बहलोल लोधी थे इसके संस्थापक, और अंतिम थे आपके इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, और आपको पता होगा बाबर के बीच में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था 1526 में। उसके बाद मुगल जो है आ गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो आइडिया रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता नाम सुने हैं? इब्न बतूता केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। बोला जा रहा है कि इब्न बतूता किसके शासन में भारत आए थे? बहलोल लोधी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो जो देखने को मिलेगा, जो इब्न बतूता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे भारत। ठीक है, जिनके बारे में याद रखिएगा। इनका एक बुक है रिहाला, तो रिहाला के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना, रिहाला। ओके, चलिए, और एक चीज़ और देखिएगा, रिहाला एक आप लोग नाम सुने होंगे, किताबुल हिंद। जो किताब उल हिंद है, आपको याद होगा किताब उल हिंद बोला जाता है। ओके, तो किताबुल उल हिंद कौन लिखे हैं? तो किताब उल हिंद जो लिखे हैं वह लिखे हैं आपके अल बरूनी। कौन लिखे हैं? अल बरूनी के द्वारा लिखा हुआ बुक है यह। ओके, इंडिया का पढ़ा है यह। ओके, तो अल बरूनी लिखे हैं, और ये जो है आपको आए थे, आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद गजनवी के टाइम में ना, मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, मोहम्मद गजनवी के साथ ये आए थे। कुछ चीज़ याद रखिएगा, हिस्ट्री में बहुत पूछा जाता है इन पर। ठीक है, किताबुल हिंद कौन लिखे हैं? तो अल बरूनी, और रिहाला कौन लिखे हैं? तो इब्न बतूता। ठीक है, याद रख सकते हैं।
आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखते हैं विच इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ कावेरी रिवर। बोला जा रहा है कि जो कावेरी रिवर है वह कहाँ से निकलती है, आपको बताना है। सह्याद्री से, ब्रह्मगिरी माउंटेन से, आपको देखने को मिल रहा है ग्वालीगढ़ माउंटेन से, या फिर अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है यह? तो देखिए जो कावेरी रिवर है आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मगिरी माउंटेन से निकलती है, कर्नाटका से। कहाँ से? कर्नाटका से, ब्रह्मगिरी से निकलती है, याद रखिएगा। यह कर्नाटका में पड़ता है। आइए इसका कोर्स दिखाते हैं। नदी का रास्ता के लिए कोर्स यूज करते हैं, पाथ नहीं। देखिए यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैप आप देख सकते हैं, इधर से वगैरह, इधर कर्नाटका देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी जो है आपको देखने को मिलेगा कावेरी रिवर ओरिजिनेशन इसका होता है। तो ब्रह्मगिरी से यहाँ पे इसका ओरिजिनेशन है। उसके बाद जैसे बहते हुए आप लोग देखने को मिलेगा, ये जो है से कर्नाटका वगैरह से होते हुए यहाँ से इधर जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, तमिलनाडु से होते हुए, इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी इसके मेटूर डैम देखिए इसको आपको बनाया गया है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कावेरी रिवर है उस पे। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ब्रह्मगिरी। ओके, चलिए बाकी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, अमरकंटक एक इंपॉर्टेंट प्लेस है ना। अमरकंटक से 2 रिवर निकलती है। कौन कौन बताइए? एक रिवर जो निकलती है वो झारखंड में भी आती है। अब आइडिया मिला। एक रिवर है सोन रिवर। क्या है? सोन, जो कि गंगा रिवर की सहायक नदी है। तो सोन रिवर हो गया। और दूसरी है आपका नर्मदा रिवर। क्या है? सोन और नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलते हैं, याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया बी, ब्रह्मगिरी माउंटेन से कावेरी रिवर निकलती है। और कावेरी वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में है? कावेरी वाटर डिस्प्यूट आप लोग को देखने को मिलता है आपको को कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आता है, व्हेन वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान स्टार्टेड इन इंडिया। बोला जा रहा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान था, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वह जो है भारत में कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1950 को, 2 अक्टूबर 1951 को, 2 अक्टूबर 1952 को, या फिर 2 अक्टूबर 1953 को। कब शुरू किया गया था? तो देखने को मिलेगा यह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान होता है। नाम से ही है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, लोगों को सरकारी योजना के बारे में अवेयर वगैरह करवाना रहता था इसका पर्पस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1952 में एक और काम हुआ था इंपोर्टेंट, याद आ रहा है कुछ? याद कीजिए, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी स्थापना हुआ था 1952 में ही। इसको भी याद रखिएगा, जिसके चेयरमैन हमेशा से प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। बाकी आंसर क्या हो गया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी है, आइडिया रख सकते हैं। और 2 अक्टूबर 2014 को ही तो क्या हुआ था? स्वच्छ भारत आपको मिशन स्टार्ट हुआ था, याद है आपको? 2 अक्टूबर 2014 को आपको स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आता है, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गैसोहोल। गैसोहोल का जो है सबसे जो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया, क्यूबा, ब्राजील, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए शुगर केन जो होता है सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस वगैरह किया जाता है, चीनी वगैरह, वो ब्राज़ील में किया जाता है। क्या कहाँ किया जाता है? ब्राज़ील में किया जाता है। तो इसको याद रख सकते हैं। तो ब्राज़ील जो है से वहीं पे गैसोहोल जो होता है सबसे ज़्यादा जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, आप लोगों को पता होगा इथेनॉल वगैरह जो होता है वह गन्ना से निकाला जाता है। तो ब्राज़ील में जो है से गैसोहोल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, चीनी वगैरह के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, चलिए बाकी देखिए ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन क्यूबा को आप लोग शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबा जो है उसको आप लोग शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। बॉल नहीं, BOW, बॉल मतलब कटोरी होता है। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है क्यूबा को। ब्राज़ील हो गया, सबसे ज़्यादा गन्ना यहीं पे होता है ना, ब्राज़ील में। बाकी एक चीज़ मुझे याद आ रहा है कुछ ब्राज़ील में आप लोग को शिफ्ट, और आप लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम सुने हैं? तो ब्राज़ील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है। किसमें? ब्राज़ील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा हाँ, गैसोहोल तो बताना भूल गया। गैसोहोल के बारे में देखिएगा, ये जो है से आपको गैसोलीन ना, गैसोहोल जो है से गैसोलीन प्लस अल्कोहल का मिश्रण है। गैसोलीन, ठीक है, गैसोलीन और प्लस अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला लिख दूँ? चलिए लिख देता हूँ, CH3CH2OH।
इसी का मिश्रण देखने को मिलता है ना। गैसोलीन लगभग 90% होता है इसमें, और 10% आपको देखने को मिलता है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल यही है जो फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, चलिए यही दारू है जो आप लोग पी रहे हैं। आंसर हो गया ब्राज़ील। क्वेश्चन 17 देखते हैं। व्हाट वाज द, अब मतलब एक अभी पता है कुछ लेट क्यों हो रहा है, मेरे माइंड में एक चीज़ और आ रहा है। जैसे कि अभी मैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बता दिया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो था उसको ब्राज़ील में रोका बोलते हैं। मैक्सिको में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए अभी माइंड से निकल गया। आप लोग को याद आ रहा होगा, कमेंट में लिख दीजिए, मुझे भी बाद में आ जाएगा कुछ देर के बाद, अभी याद नहीं आता है। व्हाट वाज द मेन फोकस एरिया ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के बारे में बोला जा रहा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो था मेन पर्पस क्या था। इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अर्बनाइजेशन था, एग्रीकल्चर था, या फिर एजुकेशन था, बताइए। तो आप लोग को देखने को मिलेगा यह जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था से हम लोग जो है से एग्रीकल्चर फोकस किए थे ना। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, क्योंकि आप लोग को पता था कि पहले जब भारत अलग हुआ था तो खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है, तो उस समय जो है हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे, तो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया था। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इसके बाद आया था आपको। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, 1951 से 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। और लास्ट कब था, कितनी बार बता चुका हूँ, 2012 से 2017 तक यही 12वां 5 ईयर प्लान लास्ट था। अब तो नीति आयोग आ गया आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 से नरेंद्र मोदी जी इसको हटा दिया है। एक जो है से आपको देखने को मिलता है एजुकेटिव बॉडी है नीति आयोग ना। चलिए आंसर हो गया एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए एग्रीकल्चर ना आपको देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है आपका स्टेट लिस्ट में आता है ना, स्टेट लिस्ट में 7 शेड्यूल है ना, तो उसमें स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है। जबकि एजुकेशन जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो पहला जो देखने को मिलता हुआ एग्रीकल्चर था, और सेकंड जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वह जो था आपको देखने को मिलता था, वो जो है इंडस्ट्री पर हम लोग ज़्यादा फोकस किए थे। ठीक है, जिसको आप लोग महालबोनिस प्लान के नाम से भी जानते हैं। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था। ओके, फर्स्ट में हम लोग एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री पर फोकस किए थे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन इंग्लैंड से शुरू हुआ था ना सबसे पहले। ऑन विच रिवर टी सेतु हैज बीन बिल्ट इन ओडिशा। अब देखिए, चलिए बताइए इनमें से जो है से आपको बताइए कि ओडिशा में टी सेतु जैसे किस नदी पर बनाया गया है। महानदी, कावेरी, गोदावरी या फिर कृष्णा। मुझे लगता है तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आप लोग को मिल चुका होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको महानदी। उड़ीसा में महानदी है, महानदी रिवर पे आपको टी सेतु देखने को मिलेगा। और इस पे तो आप लोग को देखने को मिलता है कौन सा है, हीराकुंड डैम है। ठीक है, हीराकुंड डैम है, तो हीराकुंड डैम आप लोग को देखने को मिलता है, हीराकुंड डैम। ये भारत का सबसे लंबा डैम है ना, बोला जाता है कि लगभग 25.8 के लगभग है ना, 25.8 किलोमीटर के आसपास है, 26 किलोमीटर चला गया है। तो इतना लंबा ये ऐसे डैम है। और सबसे आप लोग को ऊंचा डैम देखने को मिलता है टिहरी डैम ना, टिहरी डैम सबसे ऊंचा देखने को मिलता है। और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछेगा आपसे तब भाखड़ा नंगल लगाइएगा। ठीक है, सतलज रिवर पे, और टिहरी आपका भागीरथी रिवर पे। ठीक है, चलिए बाकी अभी तो कावेरी रिवर के बारे में बता दिया था। ब्रह्मगिरी टेम्पल आ रहा है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है, यहाँ से पहाड़ी से निकलता है। गोदावरी रिवर आपको कहाँ से निकलती है, गोदावरी रिवर निकलती है आपको नासिक से ही ना, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी रिवर, नासिक महाराष्ट्र से। और ये जो आपको कृष्णा रिवर देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है आपको महाबलेश्वर हिल से निकलता है ना, महाबलेश्वर हिल से निकलता है। यह महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा रिवर, महाबलेश्वर हिल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये नासिक से निकलता है गोदावरी रिवर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, महानदी नहीं बताया, महानदी जो है से आपको देखने को मिलेगा, यह एक शिवा माउंटेन है। क्या है, शिवा माउंटेन है छत्तीसगढ़ में। तो शिवा माउंटेन छत्तीसगढ़ से यह निकलती है महानदी रिवर। ओके, क्वेश्चन 19 देखते हैं। यह आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है और यह बहुत जल्दी का न्यूज है, आई होप कि यह कल का न्यूज होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक रहा है आपको बताना है। तो आप लोग देखिए, जो इंडिया का जो रैंक रहा है, टोटल कंट्री था 146, क्या था 146 था। तो इंडिया का रैंक बहुत खराब रहा है। क्या है, इंडिया का रैंक जो है से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको खराब देखने को मिलेगा,
क्यों? क्योंकि इंडिया का रैंक यहाँ पे 146 में 135वां रैंक इसको मिला है। कौन मिला है? 135वां रैंक मिला है, तो बहुत गड़बड़ बात है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, ठीक है, तो याद रखिएगा। हमसे ऊपर तो बहुत सारा और देखिएगा आसपास का जो भूटान वगैरह जो सब देखने को मिलता है, हमसे ऊपर है नेपाल वगैरह। तो 135 इंडिया का रैंक है, इसको देख लीजिएगा। कुछ कुछ टॉप कंट्री के बारे में बता देता हूँ ना। तो टॉप किया गया है आइसलैंड के द्वारा। कौन है? आइसलैंड जो है, जहाँ पे आइस जमा हुआ है, तो आइस क्लियर होता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे ज़्यादा जो है से आइसलैंड टॉप किया है। उसके बाद आपको फिनलैंड आता है, ओके, फिनलैंड आता है। उसके बाद नॉर्वे आता है, उसके बाद न्यूजीलैंड आता है। तो सब जितना भी इंडेक्स देखिएगा ना, इस समय टॉप में रहता है ये सब कंट्री वगैरह। 135वां स्थान भारत को मिला है। ये जो आपसे पूछेगा कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर बोलेगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, कुछ भी बोल सकता है, वैश्विक है तो यहाँ पे मैं ऐड नहीं किया हूँ, जनरली आपको ग्लोबल देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, वो कौन प्रस्तुत करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। चलिए, 1971 में इसको फॉर्म किया गया था ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने मिलेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इस बारे में आइडिया रखें। 144वां कंट्री में 135वां है झारखंड, इंडिया, ओके। आजकल झारखंड पढ़ा तो झारखंड ज़्यादा याद आ रहा है। टॉप क्या है? आइसलैंड के द्वारा। तो आइसलैंड पूछ सकते हैं, अपना रैंक याद रखिएगा, और टॉप कौन किया है उसको याद रखें। कौन कौन प्रस्तुत किया है वो भी याद रखिएगा। अब ये जो है से आज का सबसे टॉप क्वेश्चन है, बहुत सारा रिवॉल्यूशन हो चुका है, तो इसको हिंदी में नहीं डाला हूँ, ओके, तो समझ में आ जाएगा आपको, इसको आप लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं। तो देखिए, एक रिवॉल्यूशन है, इसमें एक जो है से करेक्टली मैच नहीं है, आप लोग को बताना है कि वह कौन जो है से करेक्टली मैच नहीं है, आप लोग बताना है। देखिए, रीड कर देता हूँ आपके लिए। टोटल के है, तो के कितना आता है? के 11 होता है ना, क्या होता है? के जो है से 11 स्थान पे आता है, तो 11 तक है, 11 को क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक चुनना है। इसका आंसर दीजिए। तो आप लोग को देखना चाहते हैं किसको किसको पता है। सारा रिवॉल्यूशन एक बार थोड़ा सा पॉज करके पढ़िए, और उसके बाद इसके आंसर बताइए कि इसमें से कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, बताइए। चलते हैं। देखिए, पहला है, बोला जा रहा है गोल्डन रिवॉल्यूशन, बोला जा रहा है हॉर्टिकल्चर के लिए है या फिर हनी के लिए। हनी एक ऐसा फूड है जो कभी खराब नहीं रहता है अगर प्योर रहे तो। फिर है गोल्डन नहीं, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन बोला जा रहा है, जूट से रिलेटेड है। उसके बाद राउंड रिवॉल्यूशन बोला जा रहा है, टोमेटो से रिलेटेड है। उसके बाद जो है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन बोला जा रहा है, कॉटन से रिलेटेड है। फूड चेन रिवॉल्यूशन है, एक फूड चेन है जो कि बोला जा रहा है कि फार्मर का इनकम डबल करना है आपको 2022 तक, वो तो हुआ नहीं है, होने से रहा। ब्लू रिवोल्यूशन फिश के लिए है। सिल्वर रिवोल्यूशन, देखिए सिल्वर फाइबर और सिल्वर में अंतर है, यहाँ पे एग और पोल्ट्री के लिए बोला जा रहा है। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क के लिए बोला जा रहा है। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर, यानी कि आप लोगों को पता होगा फर्टिलाइजर वगैरह के लिए है। या फिर पिंक रिवोल्यूशन बोला जा रहा है ओनियन के लिए, या फिर प्रॉन। प्रॉन मतलब होता है एक तरह का जो झींगा मछली देखे है ना, वही है। और फिर ओनियन मतलब प्याज भी है, तो ये पिंक रिवोल्यूशन है। उसके बाद रेनबो रिवोल्यूशन है। रेनबो बोला जा रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है हम लोगों को एग्रीकल्चर में। क्या है? एग्रीकल्चर का हम लोग को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए जो है सही है। तो कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी, वह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राउंड रिवॉल्यूशन जो है ना, सिर्फ टोमेटो से नहीं है। क्या है? राउंड रिवॉल्यूशन टोमेटो से नहीं, पोटैटो से है। क्या है? टोमेटो से नहीं है, या पोटैटो टोमेटो से नहीं, पोटैटो से है, ठीक है। टोमेटो के लिए रेड रिवॉल्यूशन है। क्या है? टोमेटो के लिए रेड रिवॉल्यूशन है, याद रखिएगा, टोमेटो के लिए रेड है। और रेड रिवॉल्यूशन आपको मीट के लिए भी है। तो सब कुछ कुछ चीज़ याद रख सकते हैं, सारा चीज़ देख लीजिएगा। सिल्वर रिवॉल्यूशन वगैरह पोल्ट्री वगैरह के लिए, फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि जो लैब में बनाया गया पहला जो फर्टिलाइजर था वह कौन था? वह था यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 46% ना, याद रख लीजिएगा। 46% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें। फार्मूला इसका NH2CO NH2 होता है यूरिया का, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। इस किसको गर्म करके बनाया गया था ये भी बता दूं क्या? चलिए आज बता ही देता हूँ। इसको हीट करके बनाया गया था, ठीक है। चलिए, तो इसको हीट किया गया था लैब में, तब जाके आपको बना था यूरिया। अमोनियम साइनेट है, या अमोनियम साइनेट। चलिए, हो गया आपका आंसर। चेक कर रहा था कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं बता दिया।
तो यही क्लास था आपका। कैसा लगा वीडियो आप लोग को जरूर बताइएगा, एक लाइक और शेयर जरूर दे दें, बहुत मेहनत लगता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।